आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज A2 यूनिट 5। और A2 यूनिट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के फाइनेंसेस और बेसिकली डिफरेंट फाइनेंस के टॉपिक्स इसमें हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेपर 3 का कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा सवाल आपके रेशियोज और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन चीज़ों से आते हैं। तो ये पूरा यूनिट उन टॉपिक्स को कवर करेगा। सबसे पहला जो है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके इस यूनिट का दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आपके बिजनेस के ईयरली स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। सही है। ये बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि बिजनेस ने जो है वो थ्रू आउट द ईयर कैसा परफॉर्म करा है और कैसे जो है वो इसने अपने फाइनेंस को मैनेज करा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाई दीज फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। नंबर वन, आपको पता चलना चाहिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट या लॉस करा था। फॉर एग्जांपल, अगर इस साल किसी बिजनेस को मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो उस बिजनेस का प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। सही है। ताकि मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस कर सकूं और मैनेजर के परफॉर्मेंस को असेस कर सकूं, शेयर होल्डर्स को बता सकूं कि भाई जो पैसा आपने लगाया है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या लॉस आ रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स रेट्स वगैरह टैक्स पर्पसेस के लिए बता सकूं कि अगर मैं लॉस कर रहा हूं तो मैं टैक्स पे नहीं कर सकता, या अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो मैं टैक्स पे करूंगा। हाउ मच डू वी ओ टू सप्लायर, ये जानने के लिए कि सप्लायर को कितने पैसे वापस करने। आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, कब उधार लिया था, कब वापस करना है, ये सारी चीजें आप इसमें जानना चाहते हो। फिर हाउ मच डू द कस्टमर्स ओ टू द बिजनेस, बिजनेस के कस्टमर्स कितने ओ करते हैं बिजनेस को, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनको उधार पे बेचा है आपने। फिर हाउ मच इज द बिजनेस एबल टू रीपे द बैंक लोन, बिजनेस ने जो बैंक लोन वगैरह लिया हुआ है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के बाद ये अज्यूम करता है बैंक कि वेदर द बिजनेस विल बी एबल टू पे द लोन और नॉट। फिर एक्सपेंसेस वगैरह में आपके बिजनेस की वेजेस वगैरह पता चलती है कि बिजनेस ने जो है वो वर्कर्स को कितनी वेज रेट्स दी हैं, कितनी वेजेस चल रही हैं उस बिजनेस में वर्कर्स की। एंड लास्टली, इज द बिजनेस विल बी एबल टू पे अ डिविडेंड और नॉट। नाउ व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड इज बेसिकली आप जो शेयर होल्डर को उसके शेयर पे जो रिटर्न देते हो उसको हम सिंपली डिविडेंड कहते हैं। तो ये होता है शेयर होल्डर्स रिटर्न। ठीक है। तो शेयर होल्डर को जो आप रिटर्न देते हो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है। तो ये कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो कि आपको पता होना चाहिए आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको सप्लायर कितना ओ करता है, आपको ये पता होना चाहिए कस्टमर कितना ओ करता है आपको, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप बैंक लोन रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फिर ये जानने के लिए कि आप जो है वो वेजेस वगैरह कितनी पे कर रहे हो, और ये जानने के लिए कि आप डिविडेंड पे कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जानने के लिए आप जो है वो अपने स्टेटमेंट्स बनाते हो। अब दो तरीके के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर वन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड सेकेंडली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपका होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम पहले कहते थे इनकम स्टेटमेंट, प्रीवियसली इट वाज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज प्रीवियसली नोन एज बैलेंस शीट। अब इसके नाम जो है वो थोड़े डिफरेंट हो गए। अब बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में आप जो है वो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बनाते हो। और फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली आप अपनी नेट वर्थ, बिजनेस की वर्थ और बिजनेस की इक्विटी कितनी है। सही है, इक्विटी मतलब बिजनेस की समझ लो एक तरीके से वर्थ जानने के लिए आप जो है वो बैलेंस शीट या जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं ये बना रहे होते हो। ठीक है। अब एक एक करके हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इसकी करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैज थ्री सेक्शंस: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड ईच वन गिव्स अ डिफरेंट प्रॉफिट फिगर। सही है। तो बेसिकली आप जो है वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है इसके अंदर आप यही कैलकुलेट करना चाह रहे होते हो कि आप जो है वो कितना प्रॉफिट कर रहे हो। सही है। और बेसिकली ये तीन हिस्सों में आप जो है वो बनाते हो।
सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते हो, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो, तो फिर जो आपके पास बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तो इस यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू है 3060, सही है। इसमें से 1840 की कॉस्ट माइनस करी है, तो 1220 का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बेच दिया, बच गया। तो जीपी तक जो कैलकुलेशन होती है इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद फर्दर हम लोग जीपी के बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस 580 है, तो फिर जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो 640 बच रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली जो हमने बैंक लोन में पे करना होता है, इंटरेस्ट माइनस किया आपने 80 यहाँ पे। फिर आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स रेट जो सालाना टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वो आप प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हो। जैसे यहाँ पे 20% है, तो ये 20% जो है वो आपने 560 पे लगाया, तो 112 आपका टैक्स रेट आया। 112 आपने माइनस करा तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, विच इज 448। तो ये बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन है। ये आपको बता रहे हैं कि आपने जो है वो प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। अब ये जो प्रॉफिट किया है ना आपने, अब अगर आप एक कंपनी हो तो अब ये प्रॉफिट में से आप शेयर होल्डर को उसका शेयर दोगे, सही है। अब इसके बाद जो है वो देखो, आप यहाँ पे डिविडेंड्स पे कर रहे हो। डिविडेंड्स बेसिकली जो शेयर होल्डर जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है उनको उनका शेयर आप दे देते हो, उनको उनके जो शेयर्स के जो भी वैल्यू है वो आप पे कर देते हो, तो वो भी इसमें से माइनस होता है। तो यहाँ से आपका बेसिकली अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। सिंपली आप जब डिविडेंड्स माइनस करके रिटेन अर्निंग्स जब आ जाती है आपके पास, तो ये दो चीजें आपकी अप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो है वो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर रहे हैं, तो जीपी आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में हम लोग जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल रहे हैं, और यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग रिटेन अर्निंग्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये अंडरस्टैंडिंग इसकी और डेवलप हो जाए। अच्छा, अब सवाल जो पास पेपर से रिलेटेड है वो ये है कि सवाल आपको ऐसे देखिए फॉर्मेट ऐसा बना हुआ आएगा, और इसी फॉर्मेट से आपको जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। ठीक है, कोई आपको जो है वो अपना अपना फॉर्मेट नहीं लेकर आना होगा। ठीक है, अब बेसिकली जो सवाल आते हैं ना वो आते हैं अमेंडमेंट्स के, सही है। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि चेंजेस, सही है, चेंजेस इन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो जो चेंजेस और इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आते हैं वो बेसिकली आपका जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो चेंजेस आते हैं उसके सवाल आपके ज्यादातर आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सही है, एंड द स्टेटमेंट बिलो इज फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहाँ पे आपकी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है 5000 यूनिट बेचे 3 रुपए पे, सही है। तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5000 मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय $3, तो आपको 15000 रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स जितने नंबर ऑफ यूनिट बेचते हैं ना उस पर कैलकुलेट होती है हमेशा। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5000 आ गया यहाँ पे। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, जब आपने 15,000 में से 5,000 माइनस करा तो आपके पास 10,000 आ गया। ओवरहेड एक्सपेंसेस है 4,000, तो 10,000 में से 4,000 माइनस करा तो 6,000 आ गया। फिर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट आपने बैंक लोन पे दिया 2,000 का, फिर आपने यहाँ पे 6,000 में से 2,000 माइनस किया तो आपके पास 4,000 आ गया, विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपने टैक्स लगाया 20%, सही है। 20% किस पे लगाया आपने, 4,000 पे, तो 4,000 का 20% आता है 800। 800 जो है वो आपने टैक्स माइनस करा 4,000 में से, तो आपके पास बच गया 3,200। फिर आता है डिविडेंड्स पेड, कि आपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कितने दिए, डिविडेंड आपने 1200 के दिए, तो एट दी एंड रिटेन अर्निंग्स आपके पास बच गई 2,000 की, सही है। तो ये ऑलरेडी 2021 में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब न्यू इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको यहाँ पे। न्यू इन्फॉर्मेशन ये है, कैलकुलेट द न्यू लेवल ऑफ रिटेन अर्निंग्स इफ ईच यूनिट सोल्ड फॉर $4, the cost of each unit sold was 1.60, the overhead expense were 25% higher, interest costs were 50% lower, the corporation tax rate rose to 25%, assumed dividend remained unchanged। तो यहाँ पे आपको जो है वो सारे चेंजेस इसने बता दिए। तो अब मैं आपको ये सवाल
सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप पेपर में सवाल कर सकते हैं। तो अब सिंपल है कि आपको सिर्फ चेंजेस जो उसने बोले हैं वो आपको करने, ठीक है। तो चेंजेस भी आप इसी फॉर्मेट के हिसाब से ही करोगे, सही है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मेरी जो ये इनकम स्टेटमेंट है, सही है, ये जो है 2021 की गिवन थी यहाँ पे। और मैं एक अजम्पशन ये कर लेता हूँ भाई अब मुझे 2022 के चेंजेस करने हैं, जो इसने बताए हैं। अब 22 में चेंजेस है, ईच यूनिट, सबसे पहला चेंज है ईच यूनिट वाज सोल्ड फॉर $4। पहले प्रीवियसली $3 का बेचा तो 15,000 आ गया था। अब ये $3 का नहीं बेचना है, अब $4 का बेचना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेम है, उसने यूनिट्स की बात नहीं करी है, तो मैं अज्यूम ये करूंगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स वर सेम। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 20,000। एक बच्चा कोई अगर कैलकुलेट कर रहा है मेरे साथ तो वो करता रहे। मूविंग ऑन, द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट सोल्ड वाज 1.60। अब कॉस्ट ऑफ सोल्ड यूनिट्स इज $1 इन 2021, और अब जो है वो कितनी हो गई है? 1.60। और नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे कितने? अगेन द सेम यूनिट्स, 5,000 ही बेचे हैं, सही है। तो ये कितना आ जाएगा? तकरीबन ये आ गया आपका 8,000। 80,000। सॉरी, आठ आठ हजार हजार आज, आठ ठीक हजार है। अब 8,000 जो है, 8,000 जो है, आप 20,000 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट? 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो जीपी आ गया आपका 12,000। अब ओवरहेड एक्सपेंसेस कह रहा है वो 25% हायर है। तो प्रीवियसली ओवरहेड एक्सपेंस थे 4,000। तो 4,000 का 25% अगर हम निकालेंगे 25%, तो 25% आ जाएगा 1,000। 25% हायर का मतलब ये है कि 4,000 में 1,000 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5,000। अब 5,000 ओवरहेड एक्सपेंस से हम माइनस करेंगे 12,000 में से, तो कितना बचेगा? 7,000 आ जाएगा। दैट इज योर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इंटरेस्ट की देखते हैं, बात क्या कह रहा है, बोल रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट आर 50% लोअर। तो इंटरेस्ट हमने कितना पे करा था? 2,000। कह रहा है 50% कम है, तो इसका 2,000 का 50% कितना आ जाएगा? 1,000। और अगर हम लोअर की बात करें तो मतलब 1,000 2,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी 1,000। तो 1,000 इस साल की इंटरेस्ट कॉस्ट है। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट अब बच जाएगा 6,000, वो क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अब टैक्स की बात करते हैं तो क्या टैक्स रेट जो है वो 25% पे चला गया। पुराना वाला 20% था, अब ये 20 वाला नहीं इस्तेमाल करना, हमने 25% इस्तेमाल करना है। तो 25% इस्तेमाल करेंगे। 25% किस पे लगेगा? 25% हमेशा लगेगा उस फिगर पे जो टैक्स से बिल्कुल पहले वाला प्रॉफिट है। तो 6,000 का 25%, 6,000 का 25% कितना आएगा? 6,000 का 25% मेरे ख्याल से 1,500 आ जाएगा। 1,500 हम माइनस करेंगे, सही है। तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 4,500। 4,500 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अब अज्यूम डिविडेंड रिमेन्स अनचेंज, डिविडेंड जो है वो अनचेंज है। तो डिविडेंड अनचेंज होने का मतलब ये है कि हम सेम डिविडेंड लेंगे जो हमने पिछले साल लिया था। या पे 4,500। और डिविडेंड जो है वो अनचेंज है। डिविडेंड अनचेंज का मतलब ये है कि जो 1,200 डिविडेंड था वही 1,200 डिविडेंड हम इस साल भी लेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अब बचेगा अमाउंट 3,200। समझ में आ गई बात? 3,300 बचेगा, सॉरी। तो ये आपका आ गया रिटेन अर्निंग। तो सिंपल ये वाली कैलकुलेशन जो है वो आपकी सिंपली पेपर में आती है। अब ये नेक्स्ट आपका है अमेंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन दीज चेंजेस। द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज बाय 20% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट was 0.90 and transport cost included overhead increased by 500। तो ये चेंजेस आ गए। ये 500 का चेंज ओवरहेड एक्सपेंस में हो रहा है,
कॉस्ट ऑफ सेल 0.90 हो गई और 20% आपका जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो गए। कैलकुलेट द लेवल ऑफ रिटेन अर्निंग्स assuming there are no other changes to overhead interest and the corporation tax rate। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुराने वाले जो रेट हैं उसी के हिसाब से अब चेंजेस लेकर आएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5,000 आपके यूनिट्स थे और यूनिट्स जो है वो कितने बढ़ गए, 20%। तो 5,000 का 20% कितना होगा, तकरीबन आपका ये 1,000 आ जाएगा। तो ये तो अब आपके यूनिट्स 6,000 हो गए और 6,000 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस सेम रहेगी जो पुराना वाला सेलिंग प्राइस हमारी थी, दैट इज 3। तो मतलब ये एक दूसरा क्वेश्चन है। तो अब दूसरे क्वेश्चन में हम दोबारा से अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे प्राइस $3 ही है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखो तो आपका रेवेन्यू चेंज हो जाएगा, 18,000 आ जाएगा। फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहे हैं 0.90 है, तो 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 से, क्योंकि 6,000 यूनिट से सेल किया हमने। तो ये चेंजेस जो है वो आपके इनकम स्टेटमेंट में आते रहते हैं और आप जो है वो सवाल में जो है वो यही चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके आप जो है वो नए प्रॉफिट फिगर्स कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके की जो है वो कैलकुलेशन आपकी पेपर में आती है। मूविंग ऑन, यूजेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब क्या यूजेस है आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के। नंबर वन, it can be used to measure and compare the performance of the business over time with other firms and ratios can be used to help with this form of analysis। तो यहाँ पे ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एनालाइज होती है ओवर टाइम और आप जो है वो रेशियोज निकाल के जो है वो अपने इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो। द एक्चुअल प्रॉफिट डेटा कैन बी कंपेयर्ड विद द बजटेड प्रॉफिट लेवल्स। आपने जो बजट किया हुआ है अपना प्रॉफिट कि भाई इस साल मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होगा और एक्चुअल में आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप जो है वो बजटेड डेटा से कंपेयर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। फिर बैंकर्स और क्रेडिटर्स को भी जो है वो एविडेंस चाहिए होता है कि भाई जो उधार पैसे आपने लिए हुए हैं वो आप कब वापस करोगे या वापस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर आप प्रॉफिट शो करोगे तो एक तरीके से ये आपके जो लेंडर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी भी देगा। फिर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी जो है वो आपके शेयर खरीदेगा। इफ यू आर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस देन मोस्ट प्रोबब्ली द इन्वेस्टर विल बाय योर शेयर। विद द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इंक्रीज होगा और डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इनएलास्टिक, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स बढ़ेगा। मतलब सारी चीजें जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्राइस इंक्रीज होगी तो आप प्राइस इंक्रीज होगी और अगर आपकी डिमांड इनएलास्टिक है तो मतलब डिमांड फॉल नहीं होगी, डिमांड इंक्रीज कांस्टेंट रहेगी। तो ये डिमांड कांस्टेंट रहेगी और उसके साथ साथ आपका प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू भी डबल ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो अगर आपके अच्छा तो यहाँ पे ये चेंजेस के बारे में बात कर रहा था कि चेंजेस में अगर प्राइस इंक्रीज होती है आपकी तो ये तो जाहिर सी बात है आपका डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी और आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। फिर अगर डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सही है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट आपका कम इम्पैक्ट होगा। ऑफ रिपीट कर दे एक बार। क्या? सर ये इम्पैक्ट ऑफ चेंज नहीं है वाला, ये रिपीट कर दे एक बार, मेरा नेट चला गया। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर जो चेंजेस आते हैं ना इनकम स्टेटमेंट में वो क्या किस किस तरीके के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका प्राइस में चेंज आया है कि प्राइस अगर आपकी इंक्रीज हो गई और अगर आपकी डिमांड इनएलास्टिक है, तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से और डिमांड इनएलास्टिक है तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा और रेवेन्यू बढ़ने की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और आपकी जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब रिटेन अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। फिर उसके बाद है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो
ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। फिर एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो अगेन प्रॉफिट, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। फिर रिडक्शन इन द रेट ऑफ प्रॉफिट टैक्स, अगर टैक्स कम लग रहा है आप पे, पहले लेट्स सपोज 20% लग रहा था, अब 20% से 15% हो गया है, तो टैक्स कम लगने की वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेस टैक्स इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट। डायरेक्टर्स डिसाइड टू इंक्रीज डिविडेंड, अगर डिविडेंड बढ़ेगा तो डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग जो है वो आपकी कम हो जाएंगी। सही है, तो दीज आर सिंपली द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन योर इनकम स्टेटमेंट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड्स द नेट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एट वन मोमेंट इन टाइम। तो बेसिकली ये बताते हैं कि बिजनेस की वर्थ क्या है। जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई 50,000 का बिजनेस है या 1 लाख का बिजनेस है, तो बेसिकली ये जो बिजनेस है ना आपका, ये कैसे पता चलता है, जब आप उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में आप क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, वो अभी हम देखते हैं। तो शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो बेसिकली आती कहाँ से, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी होती क्या है। इक्विटी इज बेसिकली द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब शेयर होल्डर कौन होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ओनर ऑफ द बिजनेस पैसा लाता कहाँ से है, सबसे पहले तो ओनर ऑफ द बिजनेस जो है वो शेयर इशू करके पैसा लेकर आता है। First and the original source was capital originally invested at the company through the purchase of shares. तो शेयर आप जब बेचते हो तो जो लोग शेयर खरीदते हैं तो उनका पैसा कंपनी के अंदर आता है, तो वो सिंपली आपका शेयर कैपिटल होता है। द सेकेंड सोर्स इज द रिटेन अर्निंग। और बिजनेस में कैसा पैसा आता है, थ्रू रिटेन अर्निंग्स के, जब आप जो है वो प्रॉफिट करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, तो वो बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपका रिटेन अर्निंग होता है। अब कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब एक बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो एसेट्स। सही है, अगेन आपको ये फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, सवाल अगर आएगा इसका तो फॉर्मेट गिवन होगा, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपने जो है वो अपने चेंजेस करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई सबसे पहले एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं। अब एसेट्स में आपके दो एसेट्स आ जाते हैं, नॉन करंट और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स बेसिकली वो एसेट होते हैं जो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपका मशीनरी। मशीनरी आपकी जो है वो विद इन अ ईयर खराब नहीं होती, मशीनरी लंबा अरसा चलती है। मोटर व्हीकल, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि बिजनेस की गुडविल होती है, या बिजनेस ने अगर कोई पेटेंट वगैरह खरीदा हुआ है। पेटेंट होता है कि भाई बिजनेस ही ये चीज बनाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा। जैसे नाइकी है, अब नाइकी ने अपने नाम का पेटेंट खरीदा हुआ है, दैट मीन्स कि नाइकी का नाम जो है वो सिर्फ नाइकी ही इस्तेमाल कर सकता है, नाइकी के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ऑल ऑफ दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स। दैट मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहते हैं ये एसेट्स। फिर आते हैं करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स में आपके तीन आते हैं, और करंट एसेट होते हैं बेसिकली वो एसेट्स जो आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो। एसेट होते क्या है, एसेट होते हैं वो चीजें जो आप ओन करते हो। तो शॉर्ट टर्म ओनरशिप होती है आपके इन एसेट्स की, मतलब विद इन अ ईयर। और विद इन अ ईयर जो है वो आपके पास इन्वेंट्री होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं और कैश होता है। सही है, अब सिंपली आप बैलेंस शीट में क्या करते हो, आप सारे फिक्स एसेट को ऐड करते हो, ठीक है, और सारे करंट एसेट्स को ऐड करते हो, और फिर सिंपली जो है वो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को भी ऐड कर देते हो। तो फिर आपके पास जो फिगर आता है, दैट इज योर टोटल एसेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती है जो पैसा बिजनेस लगाता है। सही है, ओनर लगाते हैं, तो ओनर का पैसा। और लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी बेसिकली आपका डेट होता है, उधार। ठीक है, तो अब आप जो है वो चीजें कैलकुलेट कर रहे होते हो। अब ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म उधार जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। और उसमें आते हैं आपके ट्रेड पेबल्स। पेबल्स वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार पे चीजें खरीदते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फैक्ट्री में कोई चीज बना रहा हूँ, तो जो रॉ मटेरियल मेरे पास आएगा, अगर मैं उसके पैसे बाद में दूंगा
तो वो बंदा मेरे लिए कौन होगा, ट्रेड पेबल होगा, तो मुझे उसको बाद में पैसे देने। तो एक तरीके से मैंने उससे उधार पे चीज खरीदी, तो उधार पे जो चीज खरीदते हैं उन लोगों को हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स। फिर शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली वो लोन होता है जो बैंक आपको कुछ अरसे के लिए देता है। सिंपली आप अपनी करंट लायबिलिटीज का यहाँ पे टोटल लिख दोगे। फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आती है। नॉन करंट लायबिलिटी बेसिकली लॉन्ग टर्म उधार होते हैं। सही है, लॉन्ग टर्म उधार जो आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा पे आपने लिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म लोन जो है, जो आप लेते हो, तो वो जो है वो 1 साल से ज्यादा के हो। तो सिंपली आप अपनी लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड करके जो आपका टोटल आता है वो आता है टोटल लायबिलिटीज का। उसके बाद आप शेयर होल्डर इक्विटी का कॉलम बनाते हो, और शेयर होल्डर इक्विटी की कॉलम में आपका शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल बेसिकली वो चीज है, वो पैसे जो आपने शेयर इशू करके बिजनेस के अंदर डाले, तो वो सिंपली आपका शेयर कैपिटल होता है। फिर हर साल जो आपको प्रॉफिट होता है वो भी आप बिजनेस में डालते हो। सही है, जब सारे एक्सपेंसेस वगैरह पे कर देते हो, डिविडेंड्स पे कर देते हो, फिर आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स बेसिकली वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस कारोबार में री इन्वेस्ट करता है, बिजनेस जो है वो री इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स भी आप ऐड कर लेते हो, तो जब रिटेन अर्निंग्स ऐड करते हो तो आपके पास आ जाती है टोटल इक्विटी। सही है, और सिंपली आप जब अपनी लायबिलिटीज और इक्विटी को ऐड करते हो तो आपके पास जो है वो टोटल इक्विटी और एंड लायबिलिटीज आ जाता है। तो ये सिंपली जो है वो आपका बैलेंस शीट होता है। ठीक है, अब इसका भी सवाल जो है वो आपको सेम ये मतलब बनी भी आएगी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, और उसमें बस आपको चेंजेस करने होंगे, अमेंडमेंट्स करनी होंगी और दोबारा से बनानी पड़ जाएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो बीच से कोई वैल्यू गायब कर देगा, फॉर एग्जाम्पल ये गायब कर दिया, अब ये कैसे निकलेगा। आपको पता है कि ये सारी चीजें ऐड हुई हैं तो ये आंसर आया है, तो आप सिंपली इस आंसर में से सारी ये चीजें माइनस 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 कर दोगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो ये वाली वैल्यू होगी। तो ये सिंपल मैथ्स वाली कैलकुलेशन होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब जरा एक सवाल कर लेते हैं ताकि बैलेंस शीट के अभी सवाल जो है वो क्लियर हो जाए। अब बैलेंस शीट का सवाल ये रहा। अब यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनी हुई है, सही है, ऑलरेडी बनी बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है एग्जामिनर के भाई फॉलोइंग चेंजेस जो है वो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल फिर पोजीशन में नहीं। लेकर आओ। तो अगेन जैसे अभी हमने इनकम सर स्टेटमेंट, क्वेश्चन तो नहीं हो रहा। शेयर हो रही है स्क्रीन अब, जी अब हो रही है। और तो यहाँ पे अब बेसिकली ये बैलेंस शीट बनी हुई है, और बैलेंस शीट में जो है वो हमने अमेंडमेंट्स करने हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अमेंडमेंट करो। सही है, तो अब हम लोग जो है वो चेंजेस करते हैं एक एक करके, और सिंपली फिर रिकैलकुलेट करेंगे हम लोग टोटल इक्विटी एंड टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। अच्छा, बैलेंस शीट क्यों कहते हैं इसको? बैलेंस शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि टोटल एसेट और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी हमेशा बैलेंस करेंगे। सही है, हमेशा ये दोनों हिस्से आपके बैलेंस होंगे, तो अगर बैलेंस नहीं हुआ तो मतलब आपने कोई गलती करी है। खैर, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी एसेट ऑफ द बिजनेस इंक्रीज बाय परचेजिंग अ न्यू बिल्डिंग। आपने न्यू बिल्डिंग खरीदी, वो बिल्डिंग कितनी की थी, 800 की, 800 मिलियन की। तो सिंपली आपको जो है वो प्रॉपर्टी में जो है वो 800 मिलियन से प्रॉपर्टी बढ़ा देनी है। ठीक है, दिस वॉज पेड फॉर बाय एन इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड अ फर्दर लॉन्ग टर्म लोन। कह रहा है कि जो ये 800 मिलियन है ना, जिसकी हमने अभी बिल्डिंग खरीदी है, इसका 50% जो है वो हमने शेयर इशू से पे करा, और 50% जो है वो हमने लोन लिया। तो 50% कितना हुआ, 400। 400 जाएगा शेयर कैपिटल में, 400 से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और 400 से आपका बैंक लोन बढ़ जाएगा। तो ऊपर देखो, तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में हम लोग 400 बढ़ा देंगे, और बैंक लोन में हम लोग सिंपली 400 बढ़ा देंगे। तो ये पहली अमेंडमेंट हो गई हमारी। अब सेकंड, सम ऑफ द इन्वेंट्रीज रिमेन अनसोल्ड फॉर सेवरल मंथ्स, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज शुड बी रिड्यूस्ड बाय 20%। कुछ आपके पास अनसोल्ड स्टॉक था,
और वो अनसोल्ड स्टॉक जो है वो बिका नहीं। सही है। अब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बेसिकली आपने इन्वेंट्री खरीदी थी, वो इन्वेंट्री बिकी नहीं। तो इन्वेंट्री नहीं बिकी, तो अब आपको जो है वो उसको कम करना है। कितना कम करना है? 20% से। तो 120 का 20% निकालो। 120 का 20% कितना आ रहा है? यार कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हैं आप लोग? सही है, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे। और मुझे जो है वो बताएं आप लोग। 120 का 20% 24 20। आया। सही है। तो बेसिकली आपको जो है वो 24 मिलियन से जो है वो इस इन्वेंट्री को रिड्यूस कर देना है। सही है। तो बेसिकली 24 मिलियन जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा 120 में से। और जब इन्वेंट्री में से 24 मिलियन माइनस कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी रिटेन अर्निंग्स भी कम होंगी। तो रिटेन अर्निंग्स में से भी जो है वो आप 24 मिलियन अपना माइनस कर दोगे, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है आपका। तो 24 मिलियन जो इन्वेंट्री कम हो रही है, उसकी वजह से आपकी रिटेन अर्निंग में भी कमी आ जाएगी। तो ये बी हो गया। सी, 50 मिलियन वर्थ ऑफ डेट्स आर irrecoverable. That is it is most likely that these trade receivables will pay. Will Receivables will pay. They should be written off from the statement of financial position. 50 मिलियन के कस्टमर थे, उनको आपको देने थे पैसे, लेकिन वो भाग गए। तो भाग गए तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ट्रेड रिसीवेबल्स में से 50 मिलियन माइनस कर देंगे। सही है। और जब कस्टमर भाग गया तो ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो हम लोग रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 50 मिलियन रिटेन अर्निंग से भी माइनस हो जाएगा। तो 50 मिलियन के आपके कस्टमर भाग गए, और 50 मिलियन आपने फिर अपने कस्टमर जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उसमें से माइनस करा, और प्रॉफिट में से भी आपने 50 मिलियन माइनस कर दिया। फिर उसके बाद डी पार्ट है। डी पार्ट कह रहा है इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट द ट्रेड पेबल्स वर अंडर रिकॉर्डेड बाय 30 मिलियन। सही है। आपके जो ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स जो है वो अंडर रिकॉर्ड हुए हैं। अंडर रिकॉर्ड मतलब ये 450 नहीं है, बल्कि ये 30 मिलियन ज्यादा है, मतलब 480 है। सही है। तो हम लोग इसमें जो है वो 30 मिलियन ऐड कर देंगे। सही है। और 30 मिलियन ऐड करने की वजह से आपकी जो रिटेन अर्निंग्स है, बेसिकली बेसिकली अब आपने पेबल्स जो है वो बढ़ा लिए अपने। अब पेबल्स बढ़ा लिए तो डेफिनेटली आपकी जो है वो रिटेन अर्निंग्स में भी कमी आएगी, क्योंकि मतलब अब आप जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब परचेस करते हो कोई चीज, तो ये कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करते हो, तो वो आपकी कॉस्ट होती है। सही है। अब आपके अगर पेबल्स बढ़ रहे हैं, मतलब उधार बढ़ रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह भी इंक्रीज हो रही होगी, तो उसकी वजह से आपका रिटेन अर्निंग्स भी चेंज हो जाएगा। माइनस कर दोगे आप 30 मिलियन इसमें से। फिर कह रहा है एनुअल रिटेन अर्निंग्स ऑफ 100 मिलियन वर अर्न। हाफ ऑफ दिस अमाउंट वाज यूज्ड टू फाइनेंस एन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, द अदर हाफ इज इन कैश। कह रहा है कि रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई 100 मिलियन से, तो 100 मिलियन हम रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देंगे। ठीक है। और उसका आधा जो है वो हमने ट्रेड रिसीवेबल में डाला, और आधा जो है वो कैश में डाला। तो ट्रेड रिसीवेबल में हम 100 मिलियन का आधा 50 मिलियन होता है, तो 50 मिलियन ऐड कर देंगे, और कैश में भी हम 50 मिलियन ऐड कर देंगे। उसके बाद कह रहे थे रिटेन अर्निंग्स फिगर had to be adjusted to ensure that the statement of financial position still balances. तो आपको चेंजेस लेकर आने रिटेन अर्निंग्स के अंदर, और जो जो चेंजेस हमने अभी करें, ताकि आपका जो ये अमाउंट है वो अभी भी बैलेंस हो। तो अब जरा हम लोग नई इनकम स्टेटमेंट, वो नई बैलेंस शीट बनाते हैं, ये चेंजेस अगर होने के बाद। तो सबसे पहले मैं साइड में ही बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को मसला ना हो। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में 800 ऐड करने थे, तो 2000 की प्रॉपर्टी है, तो 2000 से प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2000 से प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी 2800। ये आ गया प्रॉपर्टी। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट आ गया आपका 500। तो 500 और 2800 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3300। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हम लोग जो है वो 24 मिलियन कम कर रहे हैं।
तो 120 में से 24 मिलियन हम माइनस कर देंगे, तो ये तकरीबन आपको बचेगा 96 मिलियन। और 96 के बाद हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स में से पहले हमने 50 मिलियन माइनस करना है, तो ये 600 बचेगा, और फिर 50 मिलियन ऐड करना है, तो ये दोबारा 650 हो जाएगा। तो ये हमारा फिगर सेम रहेगा। अब ये ऐड कर लेंगे हम, तो 3300 प्लस 96 प्लस 650 कितना आ जाएगा? 4046। 4046 ये आ गया आपका। अच्छा, इसमें अभी कैश भी तो था, 4046, और कैश भी ऐड करना है हमें इसमें ना। सही है, तो कैश जो है वो हमारा कितना है? 20 मिलियन था पुराना, और 50 मिलियन हमने उसमें और ऐड करना है, जो हमारी अमेंडमेंट के हिसाब से है। तो हमारा 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70। तो हम जो है वो यहाँ पे 70 और ऐड कर देंगे। तो 70 हमने यहाँ पे ऐड करा, और तो 70 ऐड करा तो कितना आ जाएगा जरा बताइएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका आ गया 4116। 4116। सही है। तो आपके टोटल एसेट देखो, 3290 से कितने हो गए? 4116 हो गए। ठीक है। अब जो है हम लोग ये चेंजेस लेकर आते हैं इक्विटी और लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी में आपका जो ट्रेड पेबल्स था, उसके अंदर हम चेंजेस ये लेकर आने कि ये जो है वो ट्रेड पेबल्स हो जाएगा आपका 450 था, और इसमें 30 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 480। और बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई चेंजेस नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज 30। सही है। तो 480 प्लस 30 का रहा, तो हमारे पास कितना आ गया? 510। तो ये 480 से हो गया 510। फिर नॉन करंट लायबिलिटी है। अब नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो 250 थी पुरानी, और 400 और ऐड करना है, तो 250 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 650। 650, और 650 जो है वो हम उसमें 510 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 1160। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल लायबिलिटी। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो शेयर कैपिटल जो है वो हमारा 2000 था पुराना, और नया उसमें ऐड करना है 2400, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 2400। और रिटेन अर्निंग थी पुरानी 560। अब 560 में पहले तो 24 मिलियन आपको माइनस करना है, फिर 50 मिलियन माइनस करना है, फिर 30 मिलियन माइनस करना है, और फिर ऐड करना है 100 मिलियन। तो मुझे जरा टोटल फिगर बताएं कितना हो जाएगा इसका। 560 में से जो पुरानी फिगर थी, उसमें से 24 मिलियन माइनस करेंगे, 50 मिलियन माइनस करेंगे, 30 मिलियन माइनस करेंगे, और 100 मिलियन माइनस करेंगे। 100 मिलियन प्लस करेंगे ना सर? हाँ, 100 मिलियन ऐड करेंगे। सर भाई 100 मिलियन प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस 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 लिखा हुआ है ना, प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 556। और सिंपली आप 1160 प्लस 2400 प्लस 556 ऐड करो, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 4116। आ रहा है 4116। तो ये देखें आपका यहाँ पे आपका ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों बैलेंस हो गया, जैसे पुरानी प्रीवियस थी 3290 और 3290 बैलेंस था। सही है। तो मतलब आपने बिल्कुल सही अमेंडमेंट्स करें, और आपकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है। तो यह इस तरीके की कैलकुलेशन जो है वो आपको पेपर में आ सकती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब इसमें हमें क्या चीजें नोट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? कंपनीज हैव टू पब्लिश द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस and the statement of financial position for the previous financial year, as well as to allow easy comparison. These have not been included in above examples for reasons of clarity. अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि कंपनी जो है वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए इशू करती है ताकि पुराने सालों से जो है वो कंपैरिजन हो सके।
The titles of both accounts are very important as they identify both the account and the company. तो टाइटल ऑफ द अकाउंट जो है वो आपको सही तरीके से डालना चाहिए, और द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, यूजुअली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्रॉफिट और लॉस बताते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस करा है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें ये बताती है कि हमारे थ्रू आउट द ईयर हमारी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। सही है। अब क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? अभी हमने देखा तो सेल ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश, जिसकी वजह से अब देखा था कि भाई 20% से जो है वो आपकी इन्वेंट्री कम हो रही थी। तो इन्वेंट्री कम हो सकती है, उसकी वैल्यू गिर सकती है, इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो सकता है, इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू गिर सकती है, ट्रेड पेबल्स में चेंजेस आ सकते हैं, एडिशनल शेयर इशू हो सकते हैं, इसकी वजह से शेयर वैल्यू में फर्क आ सकता है। तो ये सारे आपके चेंजेस आ सकते हैं इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और अभी हमने सवाल में भी जो है वो चेंजेस देखें करके, तो आई होप इट्स क्लियर। सही है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेंजेस ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चेंजेस ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिटेन अर्निंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर होल्डर इक्विटी इंक्रीजेस, कैश इंक्रीजेस। तो रिटेन अर्निंग में जो हमने 100 मिलियन ऐड करे थे, तो उसमें से उसने बोला था कि 50 बिलियन कैश में भी डालो, तो 50 मिलियन हमने कैश में भी डाला था, तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगी तो कैश आपका बढ़ जाता है। फिर लॉस अगर होता है तो शेयर होल्डर की इक्विटी फॉल होती है, क्योंकि शेयर होल्डर की इक्विटी इसलिए फॉल होती है क्योंकि हम रिटेन अर्निंग जाके शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं। तो जब रिटेन अर्निंग पॉजिटिव है, मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वो शेयर कैपिटल को बढ़ाएगा। और यहाँ पे अगर लॉस है तो लॉस का मतलब है कि शेयर कैपिटल आपका कम हो जाएगा, शेयर होल्डर इक्विटी आपकी कम हो जाएगी, और कैश भी आपका गिर जाएगा। नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड, दिस इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट कम हो जाएगी और शेयर होल्डर इक्विटी भी कम हो जाएगी। तो जब आप डेप्रिशिएट करते हो, डेप्रिशिएट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल जो एसेट आप खरीदते हो नया, उसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ गिरती रहती है, तो उसकी वैल्यू में आप जो है वो वक्त के साथ साथ जितना आप गिरा रहे हो उस वैल्यू को, तो वो सिंपली आप जो है वो उसी चीज पे रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, अब 10 लाख मैंने जो है वो डाले पहले साल में, अब दूसरे साल में मैं 10 लाख को कम करूंगा, 10 लाख शायद 2 लाख की डेप्रिशिएट हो गई गाड़ी, तो अब मैं उसको 8 लाख पर रिकॉर्ड करूंगा गाड़ी को, उसकी वैल्यू 10 लाख से चेंज होकर 8 लाख हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन से ये होता है कि आपकी जो शेयर होल्डर की इक्विटी होती है वो कम हो जाती है। फिर अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई, सही है, तो आपकी जो है वो आप जो है वो अपनी वैल्यू को कम करोगे, और आपका जो है वो शेयर होल्डर की इक्विटी फॉल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, रिटेन प्रॉफिट कम होगा। तो अगर आप लोग को अभी अब मैंने जो सवाल करवाया उसके अंदर मैंने यही चेंजेस करे थे कि जो इन्वेंट्री में चेंज आ रहा था 24 मिलियन का, वो मैंने रिटेन अर्निंग से माइनस कराया था। अब बेसिकली ये जो 24 मिलियन था, या जो हम इन्वेंट्री की वैल्यू को चेंज कर रहे थे, इस चेंज को हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वैसे ये इतना कॉमन टॉपिक नहीं है, कभी भी जो है वो ये पास पेपर में इतना ज्यादा नहीं आया। ठीक है। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ विच द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कैन बी सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग इट। सही है। तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ फॉर विच द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कुड बी सोल्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ सेलिंग इट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। अ शू शॉप बाइज इन 10 पेयर्स ऑफ शूज फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ $10 अ पेयर। सही है। तो 10 पेयर खरीदता है, $10 का एक पेयर है। एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इट हैज 3 पेयर्स रिमेनिंग अनसोल्ड। 10 में से 7 बिक गए, 3 अनसोल्ड रह गए। दे हैव नाउ गॉन आउट ऑफ फैशन, और वो आउट ऑफ फैशन हो गए, ट्रेंड में नहीं है अब। शॉपकीपर बिलीव दैट उसको अब अपनी प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी और डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। तो $10 से प्राइस रिड्यूस करके $8 करनी पड़ेगी, बिलो द प्राइस ही पेड फॉर देम। Therefore, NRV of 3 pairs, the net realizable value जो है वो किस पे रिकॉर्ड करोगे आप? 24 पे। क्यों? क्योंकि वो 30 पे थी पहले। 30 पे कैसे? 3 × 10। एक पेयर ऑफ शू आपने 10 से खरीदा था, 3 बचे हुए थे आपके पास, सात सात तो बिक गए, 3 बचे हुए थे, आपकी वैल्यू थी 30, आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड करी हुई थी 30 पे। हाउ एवर उसकी वैल्यू गिर गई क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गए,
तो वो 3 जो है वो $10 से आप किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, $8 पे, तो दैट इज 24। ये जो 24 है, दिस इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इनका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये जो ₹6 का चेंज आया है, ये ₹6 का चेंज आप दिखाओगे। तो ₹6 का चेंज कैसे दिखाओगे कि इन्वेंट्री की वैल्यू ₹6 से कम हो जाएगी और रिटेन अर्निंग्स भी आपकी ₹6 से कम हो जाएंगी। फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन होता क्या है, जैसे हमारा एक एसेट होता है, वो एसेट पूरे साल जब भी जितने साल भी हम उसको चलाते हैं, वो अपनी वैल्यू जो है वो खोता रहता है। सही है। तो डेप्रिसिएशन उसको, उस चीज को हम कहते हैं डेप्रिशिएट होना या डेप्रिसिएशन होना। जैसे अगर आप देखें, एक इंसान भी जो है वो वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट हो जाता है। वक्त के साथ साथ उसकी जो है वो लेट्स सपोज वो अपना हेल्दी कम होना शुरू हो जाता है, उसकी जो है वो बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो एसेट होता है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, वो बिल्डिंग वक्त के साथ साथ पुरानी होती रहेगी। गाड़ी खरीदी, वो वक्त के साथ साथ पुरानी होती रहेगी। तो कोई भी एसेट आप खरीद, मशीनरी है आपकी, वो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा तो वो मशीन भी जो है वो पुरानी होती रहेगी। तो मतलब जितने भी एसेट्स होते हैं आपके, वो लाजमी तौर पे डेप्रिशिएट होते हैं। और डेप्रिशिएट होने की वजह क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, आप गाड़ी चला रहे हो, घर में खड़ी नहीं करी हुई, तो गाड़ी चलाओगे रोड पे तो गाड़ी में लगेगी भी, गाड़ी को खराशें भी आएंगी, गाड़ी में काम भी निकलेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट मेक्स द एसेट ऑब्सोलीट। फिर मशीनरी कोई आपने खरीदी, आपने वो चलाई मशीनरी, कुछ अरसे बाद उसका रिप्लेसमेंट आ गया, सही है, तो आपका जो एसेट है वो पुराना हो गया, बेकार हो गया, तो डेप्रिशिएट हो गया। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। अब एक सवाल है, सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 की एक गाड़ी खरीदता हूँ, $5,000 की, सही है, उसको 5 साल चलाता हूँ, और 5 साल जब बाद जाके मैं बेचूंगा उसको, तो वो 2,000 की बिकी। ठीक है। तो देयरफॉर उसमें डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी है मैंने? तो अब देखो, 5,000 क्या है? 5,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्सपेक्टेड रेजिडियल वैल्यू। 5 साल बाद जब मैं उसको बेचने जाऊंगा, वो 2,000 की बिक जाएगी। तो $2,000 जो है वो आपका रेजिडियल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। मैंने उसको कितने साल रखा गाड़ी को? 5 साल। ठीक है। तो 3,000, आपका 5,000 माइनस 2,000 करा, 3,000 डिवाइड बाय 5 विच इज 600। तो हर साल 600 का मतलब क्या है? अब 600 का मतलब ये है कि एवरी ईयर द कार depreciated फॉर $600। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन है। फिर इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब डेप्रिसिएशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? डेप्रिसिएशन को हम एक एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। और डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो गाड़ी आपने 5,000 की ली थी, वो इस साल तो 5,000 की रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन ईयर 2 में आप उसको 4,400 पे रिकॉर्ड करोगे, कि हर साल उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है? 600 की। So it is a business expense, so it will reduce the profit and it reduces the net book value of a non-current asset. तो ये जो 4,400 है ना, ये नेट बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू हमारी 4,400 है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी रिकॉर्डिंग करूं, सही है, तो पहले साल ईयर 1 में 5,000 पे रिकॉर्ड करी गाड़ी, ये नेट बुक वैल्यू है 5,000 की। ईयर 2 में मैंने 4,400 पे रिकॉर्ड करी, क्यों? क्योंकि 600 की डेप्रिसिएशन आ गई। ईयर 3 में मैंने जो है वो इसको करा 3,800 पे रिकॉर्ड, क्यों? क्योंकि अगेन 600 की डेप्रिसिएशन आ गई। ईयर 4 में मैंने इसको रिकॉर्ड करा 3,200 पे, क्यों? क्योंकि दोबारा से आपकी डेप्रिसिएशन हो गई। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो एसेट की डेप्रिसिएशन होती है, और ये आपकी बुक वैल्यू को कम करती रहती है। ठीक है। तो ये सिंपली आपका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। इसकी भी कैलकुलेशन आती है सिर्फ, तो ये बहुत मिनिमम, और काफी टाइम से जो है वो के सवाल, ये अभी लेटेस्ट A2 में आया, पहले ये AS में होता था। सही है, अब AS से A2 में आया है,
तो मोस्ट प्रॉब्ली अब नई चीज आ गई है A2 की, तो शायद ये आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी मतलब आपके ये जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है ना, ये तो आ सकते हैं क्योंकि ये आ चुके हैं प्रीवियसली भी ना। सही है। हाउएवर ये डेप्रिसिएशन माइनर कैलकुलेशन जो है ये मुश्किल ही है जो है वो दे। ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट कैलकुलेशन, और वो है रेशियोज। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई होप आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझ में आ गया। ये समझ में आएगा तो फिर आपके रेशियोज भी जो है वो फिर समझ में आना लगेंगे आपको। ठीक है।